हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड उसको आपके कमेंट को इंक्लूड कर लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का अपन डाउट नंबर फर्स्ट कि रेलवे में जो है बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। यानी रेलवे में जो नए कर्मचारी भी भर्ती हुए हैं उनको यहाँ पे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो बोनस मिलता है वो कैसे मिलता है। तो इस पे अपन बात करेंगे। और इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रखे थे दोस्तों की कि सर इस बार हम जो है अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टेशन मास्टर की, यह हमारा ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन हो गया है और हमें ज्वाइनिंग दे देंगे अप्रैल में या मई में, तो फिर हमारे को इस बार दीपावली का बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे दिवाली का जो बोनस होता है वो आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो है वो उसके हिसाब से मिलता है। जैसे कि 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, यानी 31 मार्च 2022 से 1 अप्रैल तक अगर आपने ड्यूटी की है इन दिनों के बीच में, तो आपको इस बार जो दिवाली आएगी उसमें आपको बोनस मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है अभी जो है मार्च चल रहा है और मार्च में आप लोग जो है ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको 31 मार्च तक या 31 मार्च के बाद ही आप जो है यहाँ पे ज्वाइन करोगे। और जो लोग मार्च के बाद में अप्रैल मई में ज्वाइन करेंगे तो उनको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, और अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी जो वर्किंग देखी जाती है कि आप जो है कितने दिन काम कर रहे हो, और अभी आप जो है ट्रेनिंग कर रहे हो तो इसको रेलवे काम नहीं मानती आपका। आप ये जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी इंडिपेंडेंटली आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार आपको इस बार किसी भी रेलवे कर्मचारी को, जो नए कर्मचारी भर्ती हुए हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जो ट्रेनिंग करने वाले हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनको किसी को भी इस बार आपको बोनस नहीं मिलेगा दीपावली का। दीपावली का जो बोनस मिलता है वो पिछले साल का प्रोडक्टिविटी होता है, और यहाँ पे फिक्स है 17,999 रुपये, यानी लगभग 18,000 रुपये, सॉरी 17,951 रुपये मिलता है, और जो लगभग 18,000 रुपये हो गए। तो ये जो है आपको सभी को, चाहे आप ग्रुप सी में हो चाहे आप ग्रुप डी में हो, सभी को ये 17,951 रुपये मिलते हैं दिवाली को, बोनस के रूप में क्रेडिट हो जाते हैं। और ये जो है अमाउंट आपको सैलरी के साथ नहीं आएगी, ये कभी भी दशहरे के आसपास, दशहरे के 1-2 दिन पहले या दशहरे के सेम डे भी आपको ये राशि क्रेडिट हो जाएगी। सैलरी के साथ ये राशि नहीं आती है, अलग से आती है। तो इस प्रकार आपको जो है इस बार किसी को भी यहाँ दिवाली का बोनस नहीं मिलेगा। और दिवाली का जो बोनस होता है वो कैलकुलेट होता है 7,000 रुपये इन्होंने पर महीने के हिसाब से। 7,000 रुपये अगर रेट होती है पर महीने की, अगर सैलरी है, तो ऐसे करके ये जो लोग हैं 78 दिन का बोनस यहाँ पे देते हैं। तो 7,000 हर महीने के यहाँ पे वो मानते हुए 78 दिन का ये बोनस देते हैं यहाँ पे। और वो जो है अमाउंट होती है यहाँ पे आपकी 17,951 रुपये। तो ये राशि सभी लोगों को मिलती है। अब बात करते हैं कि सर इस बार मान लो अभी तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और ज्वाइनिंग करने वालों को इस बार तो दिवाली को बोनस नहीं मिलेगा, तो फिर अगली बार जो है दिवाली को बोनस हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, वहाँ भी जो आपको सारा बोनस, कंप्लीट बोनस वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप जितने दिन ड्यूटी करोगे, जितने दिन साल के, आप एक इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो कि मान लो 12 महीने का आपको 17,951 मिलेगा। अब इनमें आपने जो है 11 महीने किया है तो उस हिसाब से 11 महीने की अमाउंट आपको मिलेगी। और मान लो आपने 10 महीने किया, 10 महीने के हिसाब से। मान लो आपने 5 महीने किया तो 5 महीने के हिसाब से किया है। ये राशि एक बार ही कम मिलेगी आपको, नेक्स्ट जो दिवाली आएगी, और उसके बाद में जो सारी दिवाली आएगी फिर तो आप जो पूरे साल काम ही करोगे तो आपको 17,951 रुपये पूरे ही मिलेंगे। अब यहाँ पे मान लो कि कुछ लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो मार्च अप्रैल महीने मई में ज्वाइन करते हैं मान लो, और आपका फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से नहीं, इन्होंने 1 महीना काम नहीं किया अप्रैल का, अप्रैल लास्ट में जो आपके ट्रेनिंग करके इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो इनको 11 महीने का ही यहाँ पे बोनस मिलेगा। जैसे 12 महीने का 17,951 हो गया, तो उस हिसाब से इनको 11 महीने का बोनस मिलेगा। और जो लोग जो है मान लो दिसंबर में ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दिसंबर में इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, नवंबर लास्ट में आ रहे हैं, तो उनको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब ये जो महीने हैं ना अप्रैल से लेके नवंबर तक के, उसका उनको पैसा नहीं मिलेगा। और आगे दिसंबर से लेके मार्च तक के इन 4 महीने का उनको पैसा मिल जाएगा। इस हिसाब से शुरुआत में आपका दीपावली का बोनस इस हिसाब से आएगा। और हमारी जो ज्वाइनिंग थी, जो हमने 30 जून 2018 को हमने स्टेशन पे रिपोर्टिंग की थी, और 6 जुलाई 2018 हमारी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानी जाती है। इस डेट को हमने जो है इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 17 वाला जो था उसमें तो हमने एक भी ड्यूटी नहीं की, यानी कि 31 मार्च 2017 से लेके 1 अप्रैल 2018 तक हमने कोई ड्यूटी नहीं की, इसलिए शुरुआत में जो बोनस था दिवाली का वो हमें नहीं मिला।
अगली दिवाली को जो बोनस आया था वो आया था हमारा अप्रैल और मई का, हमारा कट गया था 2 महीने का, और जुलाई से आया था, तो 13,000 रुपये के करीब हमारी वो राशि आई थी। उसके बाद में फिर वो कंटिन्यू में 17,951 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे आपको रेलवे का बोनस मिलेगा दिवाली का। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेलवे के अंदर मेडिकल लीव कैसे लेते हैं। अब जैसे काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे हैं सर हम बीमार हो गए तो मेडिकल लीव लेने का क्या प्रोसीजर है। तो देखो वैसे मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन स्टेशन मास्टर जो होता है वो ही सबसे पहले अगर किसी को मेडिकल लेना होता है तो सबसे उसको पहले उसको स्टेशन मास्टर के पास में जाना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे स्टेशन में मैं गंगानगर था तो वहाँ पे सारे एम्प्लॉय थे, तो उनको अगर सिक बीमो लेना होता था हॉस्पिटल में जाने से पहले स्टेशन मास्टर के पास में आना होता था उनको, जो बीमार हो जाते थे। तो वहाँ से एक G92 जिसको सिक मेमो बोलते हैं वो स्टेशन मास्टर काट के देता है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय एक एप्लीकेशन लिख के देगा कि सर मेरे ये तबीयत खराब है, स्टेशन अधीक्षक के नाम से एप्लीकेशन देगा, तो मैं ड्यूटी करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे G92 देने की कृपा करें। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्टेशन मास्टर फिर जो है उसको एक G92 3 कॉपी में बनता है, तो एक कॉपी अपने पास में रख लेगा और 2 कॉपी उसको देके और डॉक्टर के पास भेज देगा। और उसमें उसका सारा रिकॉर्ड भरा जाता है, कौन सी पोस्ट है, कितना बेसिक पे है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, सारा कुछ उसको भर के फिर वो जो है स्लिप लेके डॉक्टर के पास चला जाता है। अब डॉक्टर जो है उसकी बीमारी देख के डिपेंड करेगा कि इसको जो है कितने दिन सिक में रखना है। मान लो कि जैसे कि नॉर्मल बीमारी है तो 3 दिन आपको सिक में रख लेगा, उसके बाद में आप फिर भी ठीक नहीं हुए फिर आपको 3, 4, 5 दिन बढ़ा देगा। तो एक जो है छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं रेलवे के उनके पास में कुछ लिमिट होती है 10-15 दिन की, उतना ही बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बाद में मान लो आपके पास गंभीर बीमारी हो रखी है तो आपको फिर आपका डिविजनल हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ रेफर कर दिया जाता है, फिर वहाँ से आपको आगे की सिक मिलती रहती है। और मान लो आप 3 दिन के अंदर ही हल्की फुल्की बुखार थी, 3 दिन में आप फिट हो जाते हो तो डॉक्टर आपको फिट मेमो देगा, वो लाके आप स्टेशन पे या जहाँ भी हो आप वापस ड्यूटी ले सकते हो वो फिट मेमो जमा करवा के। तो ये प्रोसीजर होती है रेलवे में मेडिकल लीव लेने की। इसके बाद में दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप जिस स्टेशन पे काम कर रहे हो आपको G92 जो मीमो है या सिक जो है आपको वहीं से मिलेगी। आप मान लो कि ड्यूटी कर रहे हो किसी पे, जैसे मैं गंगानगर ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं अपने घर आया हूँ जयपुर, और जयपुर में 2 दिन की छुट्टी लेके आया था, और जब मैं जाने लगा शाम को तो मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई या मैं बीमार हो गया तो मैं जा नहीं पाया। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जयपुर जंक्शन पे या नियर बाय जो भी स्टेशन होगा वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे मैं उनको एप्लीकेशन दूंगा कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और जो है मेरे को G92 देने का कष्ट करें। तो वो G92 अपने को वहाँ से मिल जाएगा, और किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में, चाहे जयपुर का हो कोई सा भी रेलवे हॉस्पिटल हो, आप उसमें चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर आपको जो है 3 दिन की या 4 दिन की वो जैसे भी सूटेबल समझेगा आपको वहाँ पे लीव मिल जाएगी। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको जो है मेडिकल लीव आपके वर्किंग प्लेस पे मिलेगी, ये कहीं भी मिल जाएगी। आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेशन से यहाँ पे G92 ले सकते हो, कहीं से भी आप सिक ले सकते हो। बस ये होना चाहिए कि आप जो है जब सिक ले रहे हो बाहर से तो उस दिन आप छुट्टी पे रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो और आप सिक वहाँ दूसरे किसी स्टेशन पे जाके कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप छुट्टी लेके घर आए हुए हो, मतलब आपके पास में छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी के साथ में आपको ये मेडिकल लीव बाहर से मिल जाएगा आराम से, और नहीं तो आप जो है अपने स्टेशन से ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होती है रेलवे में मेडिकल लीव लेने की। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्या रेलवे कर्मचारियों को टोल टैक्स फ्री होता है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे टोल टैक्स फ्री नहीं होता है, किसी भी रेलवे कर्मचारी को टोल टैक्स फ्री नहीं होता है, आपको टोल टैक्स पे करना होगा। इसके बाद में बात करते हैं रेलवे कर्मचारियों को छुट्टियां कितनी मिलती है। तो देखो भाई इस पर मैंने एक डिटेल से अलग वीडियो बना रखा है, उसमें कंप्लीटली सारी जो रेलवे में सभी टाइप की जो छुट्टियां होती है उसके बारे में डिटेल से बता रखा था। फिर भी काफ़ी सारे दोस्तों ने वो वीडियो देखा और वो बोल रहे हैं कि सर इसमें जो है इतनी सारी छुट्टियां तो आपने बता रखी है, बहुत सारी छुट्टियां मिलती है रेलवे में, तो क्या ये मतलब मिलना पॉसिबल होता है या कागजों में ही चलती है। तो देखिए दोस्तों ये आपको जो है लगभग मिल ही जाती है छुट्टियां, पर जनरली सभी लोग LAP वगैरह तो लेते नहीं पूरी, वो क्या ऐड होती रहती है, तो आगे जब काम होता है उनको तो ले लेते हैं। बाकी नेसेसरी अगर आपको कोई काम है आवश्यक काम है तो ऐसा भी नहीं है कि रेलवे में छुट्टियां नहीं मिलती है, इमरजेंसी केस में और वैसे भी खूब छुट्टियां मिलती है, ऐसा नहीं है। ये गलत छवि बना रखी है रेलवे की कि रेलवे में छुट्टियां नहीं मिलती है, हमें तो 5 साल में खूब छुट्टियां मिली है। बस ये है कि आपको जो जैसे कि त्यौहार वगैरह पे हैं थोड़ी ज़्यादा मारामारी रहती है, उस टाइम ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, तो आप चाहो कि मैं त्योहारों को घर रहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। कभी कभी स्टाफ आपके पास पूरा हो तो आपको छुट्टी भी मिल जाए त्योहारों को, लेकिन त्योहारों पे यहाँ पे जनरली रेलवे में छुट्टी नहीं मिलती है। पहले से ही सर्कुलर निकल जाता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक कोई भी छुट्टी किसी की स्वीकृत नहीं होगी। अगर कोई इमरजेंसी काम होगा तो ज़रूर छुट्टी मिलेगी, बाकी ऐसे नहीं मिलेगी कि त्यौहार मनाने के लिए छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता है। बाकी छुट्टियों की कोई यहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं है, छुट्टी आराम से मिल जाती है। फिर भी मैं मोटा मोटा यहाँ पे छुट्टियों के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको साल के अंदर 30 LAP मिलेगी, जो कि 15-15 के सेट में मिलेगी। 15 1 जनवरी को मिलेगी, क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में,
और 15 1 जुलाई को क्रेडिट होगी। 30 आपकी ये हो गई, ये हमेशा जुड़ती रहेगी, आगे 300 छुट्टियों तक जुड़ेगी। उसके बाद में ये लैप्स होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आगे 300 के आगे नहीं जुड़ती है। 300 छुट्टियों के पैसे आपको रिटायरमेंट में मिलेंगे और 60 छुट्टियों के 10-10 करके आप बीच में नकदीकरण करवा सकते हो। वो मैंने नकदीकरण का भी अलग से एक वीडियो में बता रखा है, वो जाके आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको 10 CL मिलती है, कैजुअल लीव जिसको बोलते हैं। और CL जो होती है दोस्तों आपके साल में 10 मिलती है और ये लैप्स हो जाती है 1 जनवरी को, ये क्रेडिट होती है। अगर आप 31 दिसंबर तक इनको नहीं लेते हो तो ये लैप्स हो जाएगी। इसके बाद में जैसे अगर महिला कोई कर्मचारी है रेलवे की और वो माँ बनती है तो उसको 6 महीने की यहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व अवकाश। और अगर कोई पुरुष कर्मचारी है उसके अगर बच्चा होता है तो उसको 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, पितृत्व अवकाश यहाँ पे मिलता है। इसके बाद में कई तरह की छुट्टियां हैं, एजुकेशन अलाउंसेज है, DDR है, डबल ड्यूटी रेस्ट है और भी बहुत टाइप की छुट्टियां हैं। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो डिटेल से, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप की छुट्टियां होती है। इसके अलावा दोस्तों 2 साल का जो है CCL भी मिलता है, चाइल्ड केयर लीव हुई किसी महिला को, अगर उसके रेलवे कर्मचारी महिला है तो उसके बच्चे को पालने के लिए, जब तक बच्चा 18 साल का होता है तब तक वो जो है उसको 2 साल की यहाँ पे 730 दिन की छुट्टी उसको मिलती है और वो कभी भी ले सकती है, टुकड़ों में ले सकती है, एक साथ भी ले सकती है। इस प्रकार ये छुट्टियाँ आपकी रेलवे में हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। जैसे कि हम अभी वेटिंग फॉर ऑर्डर है, हमारे को पिछले साल की 15 फरवरी को मैं रिलीव हो गया था बीकानेर डिवीजन से और 16 को मैंने यहाँ जयपुर में रिपोर्ट कर दिया था। तो देखो 16 मार्च फिर से वापस आने वाली है, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में हमने कुछ भी काम नहीं किया, नथिंग बिल्कुल, क्योंकि हमें स्टेशन ही अलॉट नहीं हुआ अभी तक। तो 1 महीने में अब काफ़ी सारे दोस्तों को संशय है कि सर अभी आप 1 महीने से कुछ काम नहीं कर रहे हो तो क्या आपको सैलरी मिल रही है क्या? तो देखो अपन को स्टेशन अलॉटमेंट नहीं हुआ, ये रेलवे प्रशासन की कमी है, अपनी कमी नहीं है। अपन अपनी तरफ से तैयार है कि अपने को स्टेशन लोड करवा दे, तो अपन जो ड्यूटी करने के लिए तैयार, अपनी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो ये जो है रेलवे की कमी है, तो अपनी कोई कमी नहीं है, तो इसलिए अपनी जो सैलरी है वो बिल्कुल नहीं कटेगी। सारी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, बेसिक प्लस DA TPA सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, आपकी सारी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद जैसे कि आप जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग करके जब आप डिवीजन पे आओगे ज्वाइनिंग के लिए, पोस्टिंग के लिए, तो उस दौरान भी आपको, जैसे हम वेटिंग फॉर ऑर्डर है, आप भी वेटिंग फॉर ऑर्डर रहोगे वहाँ पे 15 से 20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है आपको। तो उस दौरान जो टाइम रहेगा आपको डिवीजन पे जाके अटेंडेंस वगैरह करनी होती है और 9:30 से 6 का टाइम होता है। उस टाइम पे आपको डिवीजन पे रहना होता है, काम कुछ भी नहीं होता है, बस जाना होता है, अटेंडेंस वगैरह लगाना होता है। बाकी आप जो है बाहर नहीं जा सकते, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। सैलरी आपको इस दौरान पूरी मिलेगी, सैलरी में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, GDC के थ्रू डिवीजन चेंज होता है क्या? तो देखो अब GDC जो होता है आपके ग्रुप D में प्रमोशन के लिए एग्जाम लगता है, GDC और LDCE दोनों पे मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है। अगर किसी को ग्रुप D के प्रमोशन के बारे में देखना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अब GDC की अगर बात करते हैं मोटी मोटी, तो GDC में आपका वो जो डिवीजन होता है वो चेंज हो जाता है। और GDC जो होती है दोस्तों वो जोन वाइज निकलती है वैकेंसी। आप जैसे कि अजमेर जोन है अपना पूरा, तो अजमेर जोन की GDC एक साथ आएगी, इसमें पड़ गए 4 डिवीजन। और 4 डिवीजन में आपको मान लो कि आप बीकानेर डिवीजन में हो और आपने GDC का एग्जाम दिया, यहाँ पे आप पॉइंट्समैन के रूप में काम कर रहे हो और आपने GDC का एग्जाम दिया और आप जो है सीनियर CCTC में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो है इन चारों डिवीजन में से आपको सेम डिवीजन मिल सकता है, या फिर जो है ये आपको इन चारों डिवीजन में से कोई सा भी डिवीजन मिल सकता है। इनका मैं रिसेंटली आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे गंगानगर में एक क्लर्क आया था, तो क्लर्क जो है पहले गैंगमैन था, उसका मैंने इंटरव्यू भी डाल रखा है। और आप जो है वो गैंगमैन से क्लर्क कैसे बना, सीनियर CCTC सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बना है, उसका उसने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, सारा कुछ उसने डिटेल से बता रखा है। तो जिन लोगों को वो वीडियो देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो वो जो है गैंगमैन था जोधपुर डिवीजन के रानीवाड़ा स्टेशन के अंतर्गत, तो वहाँ से उसने GDC एग्जाम दिया और क्लर्क बना और हमारे स्टेशन पे, यानी कि उसका डिवीजन चेंज हो गया और वो बीकानेर डिवीजन में आ गया। आपको फिर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जयपुर के अंदर एक पॉइंट्समैन था जो पहले बीकानेर डिवीजन के गंगानगर जंक्शन पे कार्यरत था, फिर उसने ट्रांसफ़र लेके ऑन रिक्वेस्ट जयपुर डिवीजन में आ गया, वहाँ से उसने GDC का एग्ज़ाम दिया और अभी जो है GDC के थ्रू वो बन गया सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अभी जो काम कर रहा है वो अजमेर डिवीजन में काम कर रहा है DRM ऑफिस में। तो देखो उसका जैसे सिलेक्शन हुआ ग्रुप D से C में, उसका यहाँ पे डिवीजन चेंज हो गया। ऐसा नहीं है कि डिवीजन हमेशा आपका चेंज होगा, जरूरी नहीं है।
कई लोगों को सेम डिवीजन ही मिल जाता है। जैसे कि अपने स्टेशन पे काफ़ी सारे सीनियर सिटी से आए थे 3-4 लोग, तो वो पहले गैंगमैन थे, अपने स्टेशन के आसपास ही थे, गंगानगर के आसपास ही, और वहीं पे उनको ग्रुप डी से ग्रुप सी में जीडीसी के थ्रू प्रमोट करके उनको वहीं पे पोस्टिंग दे दी गई है। तो इसमें आपका डिवीजन चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा प्रशासन के ऊपर। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन मास्टर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। थैंक यू।